वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन या फिर घंटे के आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, सबसे ज़्यादा आपको जैम या जेली से तो क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेली में फलों का अंश कितना होना चाहिए। आपको पता होगा कि याद रखिएगा, जब जैम या जेली बनाई जाती है तो उसमें जो फ्रूट का जूस होता है वो कितना यूज़ लिया जाता है। जूस भी होता है और उसका गुदा होता है, मतलब उसका पल्प होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसका अंश मतलब रस लिया जाता है, और वो कितना लिया जाता है 45%। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैम या जेली, तो यहाँ पर पूछा ही गया है, लेकिन जैम के बारे में तो जैम में भी याद रखिएगा इतना ही लिया जाता है, मतलब 45 के समथिंग ये लिया जाता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैम होता है इसमें TSS कितना होता है, और जेली है इसमें TSS कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जैम की अगर हम बात करेंगे तो जैम में जो TSS होता है ये 68% होता है, और जेली की अगर हम बात करते हैं TSS तो ये होता है 65% होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ग्राफ्टिंग की ऐसी विधि जिसमें सांकुर शाखा, कलिका या शाखा मात्र पौधे से अलग करने के बाद उसका मूल ग्रंथ पर रोपण किया जाए। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, एक सायोन होता है जो कि ऊपरी पार्ट होता है। जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और एक नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर रूट लगी होती है, इसे हम मूल ग्रंथ बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को। और जो ये ऊपर से लगाया जाने वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सायोन, जिसे सांकुर शाखा बोलते हैं। हिंदी में सांकुर शाखा और इंग्लिश में हम बोलते हैं सायोन। तो ये जो विधि होती है ये कौन सी है। अब याद रखिए, इसके बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कि अब इसमें पूछा क्या गया है, याद रखिएगा कि ग्राफ्टिंग की ऐसी विधि जिसमें सांकुर शाखा मात्र पौधे से अलग करने के बाद उसका मूल फ्रंट पर रोपण किया जाए, वो होती है डिटेच्ड ग्राफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जैम या जेली से संबंधित अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें TSS कितना होता है, फल रस कितना होता है। तो उसी संबंध एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल तो होता है अमरूद होता है, और जैम के लिए उत्तम फल वो होता है सेब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि अच्छी जेली का गुण क्या है, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी जेली अच्छी है। तो उसमें याद रखिए ये निम्न गुण है वो होनी चाहिए, मतलब चमकदार वो होनी चाहिए, पारदर्शिता, पारदर्शी, जानते होंगे पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शिता। ठीक है, तो वो चमकदार होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता का गुण होना चाहिए, चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभाजित हो जानी चाहिए। याद रखिएगा, मतलब काटने पर क्या हो, एक तो बिखरे नहीं, ठीक है, बल्कि वो आसानी से कट जाए, और हिलाने पर धीरे धीरे हिले, मतलब वो फैलनी नहीं चाहिए, बल्कि जब उसे हिलाया जाए तो क्या है वो एक हल्का मूवमेंट करे, केवल हिले। ठीक है, वो फैल नहीं जाए, उसको माना जाता है अधिक पतली। ठीक है, तो ये पतली तो इसकी कोई खासियत नहीं है, मतलब इसकी एक कमी होती है पतली। अगर देखा जाए तो लास्ट में इसका जो एनालाइज किया जाता है कि ये अच्छी बनी है या नहीं बनी है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि चमकदार होनी चाहिए, पारदर्शिता का गुण होना चाहिए, चाकू से काटने पर वो चमकदार आसानी से स्लाइस उसकी बन जानी चाहिए। ये बहुत सारे गुण होते हैं, इससे उनको मेज़र किया जाता है कि वो अच्छी बनी है या फिर नहीं बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली को छानने हेतु काम में लेते हैं, जैसे कि चाय को छानने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप यहाँ पर पूछा गया है कि जेली को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए जेली बैग का यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जेली बैग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जेल मीटर का कितना पाठ्यांक होता है उतना ही 1 kg फल रस में मिलाते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए जेल मीटर, सबसे पहले जेल मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जेल मीटर या जेली मीटर जिसे आप बोल सकते हो, किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग, पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, पैक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो इस पैक्टिन के आधार पर ही चीनी का मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो वही पूछा गया है कि किसके आधार पर मिलाते हैं, तो याद रखिएगा चीनी के आधार पर मिलाते हैं, कि उसमें कितनी चीनी मिलाए ये
जो होता है ये पेक्टिन की मात्रा के आधार पर हम मिलाते हैं। ठीक है, पेक्टिन की मात्रा का जो एनालाइज किया जाता है वो किससे किया जाता है? जेलमीटर की सहायता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली के पकने का अंतिम बिंदु परीक्षण क्या होता है। यहाँ पर हमने जाने कि उसके गुण क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि उसके जो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये पल जो पक कर ये तैयार हो चुकी है, इसको हम कैसे परीक्षण करेंगे, कैसे इसका टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिली हुई चीनी का 1.5 गुना भार होना चाहिए। मतलब जितनी भी उसमें चीनी मिलाई है उसका 1.5 गुना भार। मतलब अगर आपने देख लीजिए, मान लीजिए कि 100 kg है, वैसे इतना वज़न नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 100 ग्राम ही ले लेते हैं। तो 100 ग्राम का 1.5 गुना कितना हुआ? 150 ग्राम। ठीक है, हाँ, तो इतना वज़न उसका होना चाहिए। ये हो गया 1.5 गुना। लेकिन यहाँ पर याद रखिए TSS 70, एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 68 हो जाएगा। जेली की बूंद बिना घुले पानी की तली में बैठना, तापमान होना चाहिए उसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और इससे टेस्ट अगर आपको करना है तो आप सी टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ मेज़रमेंट होते हैं, मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर हम ये एनालाइज करते हैं कि जेली पूर्णतः रूप से पक चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जब पैतृक पौधे की एक टहनी या शाखा मूलवृंत से जोड़ी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने जाना था सायोन या रूट स्टॉक को जोड़ने की जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ग्राफ्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली न जमने का कारण क्या हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पर याद रखिए हमने गुण जान लिए, एंड पॉइंट अब जान लिया है जेली का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जेली क्या कारण है ऐसा हो सकता है कि जेली जमे ही नहीं, ठीक है, तो उसके कारण हो सकते हैं अगर आपने आवश्यकता से अधिक चीनी की मात्रा में उसमें मिला दी, या फिर उसमें अम्लता, मतलब जो एसिड डाला जाता है, ठीक है, जो अम्लता एसिडिटी जिसे आप बोल सकते हो, कम व अधिक पकाना। आप उसे एक तो ज़्यादा टाइम पका सकते हो, या फिर आपको किसी बात की जल्दी है तो आप जल्दी हटा सकते हो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अधिक चीनी अगर आप मिला दोगे, कम या अधिक पका दोगे, खटास अधिक या कम रख दोगे, तो इनके कारण क्या होता है? जेली जमती नहीं है। ठीक है, ये कुछ कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वीप या स्प्लिस ग्राफ्टिंग किसे बोलते हैं। तो साधारण ग्राफ्टिंग को ही याद रखिएगा, वीप या स्प्लिंग ग्राफ्टिंग के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विनियर ग्राफ्टिंग हेतु सांकुर शाखा के कितने माह पुरानी शाखा का चुनाव किया जाता है। मतलब वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 4 महीने, 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली के जमने पर पानी का धीरे धीरे ऊपर आना क्या कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो पानी है ये धीरे धीरे ऊपर आना, जैसे कि कोई रिस के पानी आता है, आपने देखा होगा कभी नदी के किनारे वगैरह पानी रिस के ऊपर आता है, तो इस रिस ने उसी जैसी प्रक्रिया क्या होती है, जेली से पानी क्या होता है? ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जेली का रोना या फिर वीपिंग जेली। अब वीपिंग जेली के भी कुछ कारण होते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो खटास है वो ज़्यादा कर दी तो ये क्रिया हो सकती है, आपने अधिक टाइम पका दिया तो ये क्रिया हो सकती है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसके। ठीक है, बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि पानी का धीरे धीरे ऊपर आना वीपिंग जेली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मुरब्बा या प्रिजर्व किसके द्वारा परिरक्षित करते हैं। तो चीनी या शर्करा के द्वारा। उद्यान के रेखांकन की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है और चार्ट लगाने का, वो कौन सी विधि होती है? वो होती है स्क्वायर मेथड, मतलब वर्गाकार विधि। फल उद्यान के रेखांकन की ऐसी विधि जिसमें कतार से कतार और पादप से पादप की दूरी क्या होती है? समान होती है। मतलब R×R और P×P क्या होती है? दोनों समान होती है। तो आसानी से आप बता सकते हो कि वो कौन सी विधि होती है? वो होती है स्क्वायर, मतलब वर्गाकार विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन देखने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आप बता दो कि 15% अगर अधिक पौधे हैं तो वो है हमारी षटभुजाकार विधि। और अगर आपको यहाँ पर मैं पूछता कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुने पौधे, लगभग 2 गुने पौधे, तब आप क्या बताते? तब आप बता सकते थे पंचभुजाकार, जिसे हम क्विंकन्स मेथड या फिर पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से सुन लीजिए कि वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे षटभुजाकार विधि में लगाए जाते हैं, और वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 2 गुने पौधे पंचभुजाकार, जिसे हम क्विंकन्स मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें लगभग 2 गुने पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शहर के समीप
फलोद्यान के रेखांकन हेतु किस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, जब भी बात की जाए किसी शहर की, किसी सिटी की, तो क्या होता है, आपने देखा होगा शहर में क्या होता है, ज़मीन की कमी होती है। मतलब जो हमारी जो भूमि होती है उसकी हमें कमी होती है। तो हम क्या करेंगे, उस समय यही आइडिया रहता है कि हम कम ज़मीन का इस्तेमाल करके क्या कर सकें, अधिक से अधिक हम मुनाफा प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक हम बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा पौधे लगाए। तो सबसे ज़्यादा पौधे हम किस में लगाते हैं, षट्भुजाकार विधि में लगाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी बात करेंगे हम किसी सिटी की या फिर किसी शहर की, तो एक बात आपको याद आ जानी चाहिए कि यहाँ पर क्या होती है, भूमि की कमी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अत्यधिक पौधे लगाते हैं किस विधि से, षट्भुजाकार विधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वर्गाकार विधि के प्रत्येक वर्ग में एक अस्थायी पौधा लगा देने से वह कौन सी विधि कहलाती है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि ये है वर्गाकार विधि। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्लांट लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी यहाँ पर मान लीजिए 4 पौधे लगाए हुए हैं हमारे, लेकिन ये क्या है 3 साल में कोई फल दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 साल में क्या कर रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि तीसरी साल तो मान लीजिए हमारी इनकम हो जाएगी, लेकिन जो प्राइमरी की 2 साल है, मतलब जो शुरुआत की 2 साल है, उसमें तो हमारी कोई इनकम नहीं है। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, बीच में एक पौधा अतिरिक्त लगा देते हैं, ताकि जब तक जो हमारे मुख्य पौधे हैं, ये जो चारों कोने पर लगे हुए हैं, इनसे जब तक कोई प्रोडक्शन हमें नहीं प्राप्त होता है, जो हमारी कोई इनकम नहीं आती है, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो बीज का पौधा है इससे हम ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम केला ले लेंगे, पपीता ले लेंगे, ये क्या करते हैं साल भर में क्या देते हैं, इनकम दे देंगे। मतलब इनमें फल आने लगेंगे, उनको हम बेचेंगे और उससे हमारी इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट लगा देते हैं। और इस एक्स्ट्रा प्लांट लगाने से ये कौन सी विधि हो जाती है, ये हो जाती है, याद रखिएगा, पूरक विधि, जिसे हम पंचभुजाकार बोलते हैं, या फिर क्विंकन्स मेथड भी हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, और एक इसका याद रखना, जो हमने एक्स्ट्रा प्लांट लगाया था इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फिलर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूँ पूरक पौधा इसे बोलते हैं। जो बीच में लगाया गया पौधा है ये क्या कहलाता है, फिलर प्लांट या पूरक पौधा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कॉर्डियल में क्या होता है। ये भी याद रखिए, एक पेय पदार्थ ही होता है। तो कॉर्डियल में केवल याद रखिएगा फलों का रस होता है। ठीक है, पल्प इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, कार्डियल में नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, इसमें फलों का गुदा नहीं होना चाहिए। गुदा मतलब पल्प इसमें नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें केवल उसका जूस यूज़ किया जाता है, केवल उसका रस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कार्डियल कौन सी प्रजाति के फलों से बना जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नींबू प्रजातियों के फलों से कार्डियल को तैयार किया जाता है। कि पंचभुजाकार या पूरक विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। अगर आपने अभी ध्यान से सुना हुआ तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सोल्व किया था कि याद रखिए वर्गाकार विधि की तुलना में पंचभुजाकार विधि में लगभग 2 गुने पौधे लगाए जा सकते हैं, और षट्भुजाकार में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। फलों की डिब्बाबंद हेनु चीनी की सांद्रता कितनी रखते हैं, तो 20 से 25% रखते हैं। ठीक है, 20 से 25% रखते हैं। पूरक विधि के बीच का अस्थायी पौधा क्या कहलाता है, अभी आपको बताया गया था, पूरक पौधा या फिलर प्लांट कहलाता है। सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत कितना रखते हैं, तो याद रखिए जब भी कैनिंग हम करेंगे सब्जियों की, तो उसमें केवल 2% ही नमक का हम यूज़ करते हैं। पूरक पौधा कौन कौन सा है, तो जैसे कि अभी आपको बताया था, केला हो सकता है, पपीता हो सकता है, फालसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्लांट है जो कि जल्दी क्या करते हैं, हमको इनकम दे देते हैं। तो ऐसे प्लांट को ही हम पूरक पौधे के रूप में लेते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, फालसा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, करौंदा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सब्जी की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान कितना रखते हैं, तो याद रखिए 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कि पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंची नीची भूमि में उद्यान रेखांकन की कौन सी विधि अपनाते हैं। यहाँ पर याद रखिए पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। तो बिल्कुल हम पहाड़ जैसे ही आएंगे क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट पहचान लेंगे कि कंटूर विधि का हम यूज़ करेंगे। कंटूर मतलब ही ढलान होता है, इसमें तो कोई जानने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई पहाड़ है तो इस पर तो हम ढलान युक्त करेंगे ना। कोई से अगर मान लीजिए कोई हम विधि यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो आसानी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई पहाड़ है तो वहाँ पर हम ढलान यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो समोच्च रेखा विधि या जिसे हम कंटूर विधि भी बोलते हैं, इसी विधि का चुनाव किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में उद्यान लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और अच्छे से समझ आए भी होंगे। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाए, यहाँ तक कि आपको वीडियो के साथ ही क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो आपको कैसे लगे वीडियोस आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए